नमस्कार, द बोनस के प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। शाम के 7 बजते ही आपकी जेब से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के हम पहुंच चुके हैं अपने स्टूडियो और इन खबरों के विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं द बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी जी मुंबई स्टूडियो से। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। सर धन्यवाद विपुल, आपका भी स्वागत है। तो अंशुमान सर के साथ तब खबरों का विश्लेषण शुरू करें उससे पहले फटाफट आपको ये बता देते हैं कि आज मुख्य तौर पर किन विषयों पर हम बातचीत करने वाले हैं, किन खबरों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, नजर डालते हैं ऑन द शो पर। तो ऑन द शो में आज हम आपको बता दें कि सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी जेब से जुड़ी हुई खबर से। अमेजन ने हर ऑर्डर पर प्लेटफॉर्म फीस लेना अब शुरू कर दिया है। प्राइम मेंबर से भी ये फीस वसूली जा रही है। अंशुमान सर से समझने की कोशिश होगी कि अमेजन की आखिर में ऐसी क्या मजबूरी थी। इसके बाद वोडाफोन आइडिया पर बात होगी। संभावना ये है कि वोडाफोन आइडिया अपने 5G टैरिफ बढ़ा सकती है। इसके पीछे की वजह क्या है, ये भी समझने की कोशिश होगी। सुस्त डिपॉजिट ग्रोथ से परेशान बैंक भी अपना निवेश म्यूचुअल फंड में बढ़ा रहे हैं। एक साल में निवेश लगभग 2 गुना हो गया है। इसकी वजह क्या है, इसको भी आज विस्तार से अंशुमान सर से समझेंगे। विकसित देशों के संगठन OECD ने ग्रोथ के अनुमान में कटौती की है। ये जानने की कोशिश होगी कि भारत को लेकर के आखिर में क्या आकलन है। WTO में भारत और अमेरिका के बीच टकराव बढ़ रहा है। अमेरिका के नए टैरिफ को लेकर के भारत ने आपत्ति जताई है और अमेरिका ने भी उसका जवाब दिया है। पूरी खबर क्या है, डिटेल में होगी आज बातचीत। और आखिर में चीन के उस कदम पर बात होगी जिसका पूरी दुनिया पर असर पड़ सकता है। चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई है। इस खबर का क्या असर है, इसको आज डिटेल में अंशुमान सर से समझेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे मॉनसून से जुड़ी हुई खबर के साथ। इस साल देश में मॉनसून के समय से पहले पहुंचने की वजह से मई के दौरान बरसात का रिकॉर्ड टूटा है। मौसम विभाग के मुताबिक देश भर में मई के दौरान औसतन 126.7 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो कि 124 वर्षों में मई में हुई सबसे ज़्यादा बारिश है। इस साल मानसून 24 मई को केरल पहुंच गया। सामान्य तौर पर मानसून 1 जून को केरल पहुंचता है। सर, मई में हुई ज़्यादा बरसात, इसका क्या असर जो है वो भविष्य में आने वाले समय में देखने को मिल सकता है? विपुल जी, मानसून कई मामलों में अप्रत्याशित है। जो आंकड़ा आपने बताया 1901 के बाद से, खासतौर से जो मानसून से प्रभावित सबसे ज़्यादा इलाके हैं जहां पर बारिश होती है, केरल में कर्नाटक में, वहां पर बाढ़ की स्थिति मानसून से पहले बन गई है। इस एक्सेस या सामान्य से अधिक रेनफॉल का क्या असर होगा, इसे समझने से पहले मानसून की ताज़ा स्थिति देख लेते हैं। वो चार्ट जिससे हमें पता चलता है कि मानसून की ताज़ा परिस्थिति कहाँ है। ये चार्ट कल जैसा ही है। ये आपको जो मैप दिख रहा है ये लगभग कल जैसा है, कहीं कोई बदलाव नहीं है। मध्य महाराष्ट्र में मानसून फंसा हुआ है और बंगाल की खाड़ी के हिस्सों में मानसून फंस कर आगे बढ़ने से रुक गया है। ये परिस्थिति अभी कम से कम 4 से 5 दिन और रहने की संभावना है। ऐसा माना जा रहा है कि 10-11 जून के आसपास मानसून वापस एक्टिव होगा। अगर उसके बाद नहीं होता है तो फिर थोड़ी चिंता और चुनौती बढ़ेगी। महाराष्ट्र, अब हम आते हैं एक्सिस रेनफॉल पर। महाराष्ट्र में करीब 145 मिलीमीटर एक्सेस रेनफॉल हुआ है, जबकि महाराष्ट्र में आमतौर पर विपुल जी प्री मानसून रेन का मौसम होता है। जो रियल मानसून रेन है वो 15 जून के बाद, जून के पहले हफ्ते से होना शुरू होती है। लेकिन महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े हिस्से में 145 मिलीमीटर एक्सेस रेनफॉल हुआ है और इस रेनफॉल का नतीजा हमें खास तौर पर सब्जियों की कीमतों पर दिखाई दे रहा है। प्याज के मामले में हमने कल चर्चा की थी। प्याज की फसल खराब हुई है और प्याज की कीमतें बढ़ना शुरू हुई हैं। दूसरी चीज़ है कि महाराष्ट्र के शहर, खासतौर से मुंबई, इस अर्ली मानसून के अरावल के लिए तैयार नहीं थे और उसका भी असर हमें शहरों के बुनियादी ढांचे पर, पानी की वाटर लॉगिंग पर पड़ता दिखाई दे रहा है। और एक और जो चिंता मौसम विज्ञानियों के दिमाग में, हालांकि अभी इसके संकेत नहीं मिले हैं, कि जब मानसून जल्दी आता है और एक्सेस रेनफॉल करता है तो एक खतरा होता है कि बाद के महीनों में जुलाई और अगस्त में, जैसा कि हम बार बार इस कार्यक्रम में कहते रहे कि जुलाई और अगस्त की बारिश सबसे महत्वपूर्ण है भारतीय फसलों के लिए। उस समय अगर मानसून की बारिश में कमी होती है तो फिर ये जो अर्ली आया हुआ मानसून है या सामान्य से अधिक बरसात है, इसका कोई बड़ा लाभ खेती या अर्थव्यवस्था को नहीं मिलेगा। जी, इस बीच ई कॉमर्स कंपनी अमेजन से सामान का ऑर्डर करना महंगा हो गया है। कंपनी ने हर ऑर्डर पर ₹5 प्लेटफॉर्म फीस लेना शुरू कर दिया है। ये फीस प्राइम मेंबर से भी
वसूली जा रही है। अमेजन की कॉम्पिटिटर कंपनी फ्लिपकार्ट पहले ही 3 रुपये पर ऑर्डर की फीस वसूल रही है। सर, अमेजन को ये फीस वसूली का कदम आखिर में क्यों उठाना पड़ा? अमेजन आखिरी कंपनी है जिसने भारत में प्लेटफॉर्म फी लगाई है। अगर आप याद करें तो स्विगी, इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट, जेप्टो और फ्लिपकार्ट सब लोग प्लेटफॉर्म फीस लगा चुके हैं। वो दौर पहले ही चला गया था, 1-2 साल पहले ही चला गया था, जब कंपनियां, खासतौर से जो ई कॉमर्स कंपनियां थी, वो मुफ्त में आपके घर डिलीवरी करती थी। अमेजन के लिए थोड़ा सा चौंकाने वाली बात है। अमेजन इस तरीके की कोई फीस दुनिया के बाज़ारों में नहीं लगाती है। ये फीस उसने केवल भारत के बाज़ार में लगाई और भारत में ये उसका अपने तरीके का पहला प्रयोग है। माना जा रहा है क्योंकि बाजार में प्रतिस्पर्धा की स्थिति ये है, बाकी कंपनियां भी ऐसा कर रही हैं और इसका प्रत्यक्ष रूप से अमेजन को नुकसान भी हो रहा है, इसलिए अमेजन ने ये फैसला किया है। अमेजन भी उसी समस्या का से शिकार है जिससे बाकी ई कॉमर्स कंपनियां शिकार हैं, क्योंकि जो मार्जिन है ई कॉमर्स कंपनियों के लिए वो बेहद सीमित है और अमेजन को भी भारतीय बाजार में अपने मुनाफे और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए अतिरिक्त स्रोतों की, अतिरिक्त संसाधनों की ज़रूरत है। और जब सारे लोग कर रहे हैं तो अमेजन भी उस दौड़ में या उस होड़ में शामिल हो गई। उपभोक्ताओं के लिए या अमेजन के सब्सक्राइबर्स के लिए, खासतौर से प्राइम सब्सक्राइबर्स के लिए तो ये अच्छी खबर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्राइम सब्सक्रिप्शन में लोग अतिरिक्त पैसा देते हैं, पर यहाँ भी प्लेटफॉर्म फीस वसूली जा रही है। इस बीच टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का 5G प्लान महंगा होने जा रहा है। कंपनी अपने बेसिक 5G प्रीपेड प्लान की कीमतें बढ़ा सकती है। फिलहाल वोडाफोन आइडिया का बेसिक 5G प्रीपेड प्लान 299 रुपये का है, जबकि एयरटेल का 398 रुपीज़ और जियो का 349 रुपये में है। वोडाफोन आइडिया ने हाल ही में 5G सर्विस की लॉन्चिंग शुरू की है। सर, ये वोडाफोन की बेचैनी आखिर में दिखा क्या रही है? कल परसों में हम लोगों ने चर्चा की थी कि वोडाफोन को AGR पर कोई मदद नहीं मिलनी थी। कल तक तो वोडाफोन की तरफ से कहा जा रहा था कि AGR पर सरकार उसे मदद दे रही, पर जिसके कोई संकेत सरकार की तरफ से नहीं दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई राहत नहीं दी और इसके बाद ये जो अंतिम विकल्प बचता है कि वोडाफोन अपनी सर्विसेज की कीमत बढ़ाए। अब यहाँ बड़ी दुविधा सी स्थिति है विपुल जी। अभी 5G की सर्विस लॉन्च ही हुई है वोडाफोन की। भारत के बड़े हिस्से में अभी 5G का उस तरीके का नेटवर्क का रोल आउट भी हमें नहीं दिखता। दूसरी ये कि बात यह कि 5G का जो बाजार भारत में है, करीब 30%, 28 से 30% सब्सक्राइबर बेस मोबाइल का 5G का है। उसकी में बड़ी हिस्सेदारी एयरटेल और जियो की है। तो उस बाजार में पहुंचना, 5G के उस बाजार में पहुंचने के लिए तो वोडाफोन को और कॉम्पिटिटिव रेट रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ उपभोक्ता पहले से ही मौजूद हैं। तो ये स्ट्रेटजी कुछ थोड़ी सी सेल्फ डिफीटिंग सी लगती है, लेकिन कंपनी की मजबूरी समझना ज़रूरी है। वोडाफोन की मजबूरी है कि उसे राजस्व बढ़ाने हैं, उसकी देनदारियाँ, कर्ज, सरकार की देनदारियाँ सर पर टंगी हुई हैं और जब कोई नई रियायत नहीं मिलनी है तो उसे अपनी सेवाओं की कीमत बढ़ानी पड़ रही है। तो 5G में 17 सर्किल्स में 5G की सर्विस का रोल आउट होना है। 5G की बढ़ी हुई कीमत वोडाफोन से जुड़ने वाले नए ग्राहकों को हतोत्साहित करेगी, और या फिर वोडाफोन की सर्विस में कोई खास और कोई विशेष चीज़ हो जो एयरटेल या जियो नहीं दे पा रहे हैं, तभी लोग इस महंगी 5G सेवा को लेंगे। तो इसका असर कंपनी की बैलेंस शीट पर कितना होगा, रेवेन्यूज़ पर कितना होगा, ये प्लान कब तक सस्टेन करेगा, इस पर हमारी निगाहें रहेंगी। बिल्कुल। इस बीच एक तरफ बैंक सोर्स डिपॉजिट ग्रोथ के लिए म्यूचुअल फंड में बढ़ते रिटेल निवेश को वजह बताते हैं, तो दूसरी तरफ अपने पैसों को भी म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं। रिजर्व बैंक के आंकड़े बता रहे हैं कि बीते 1 साल के दौरान बैंकों की तरफ से म्यूचुअल फंड में होने वाला निवेश 91% बढ़ा है। जी हाँ, लगभग दोगुना हो गया। इस साल 21 मार्च तक म्यूचुअल फंड में बैंकों का कुल निवेश 1.19 लाख करोड़ रुपए दर्ज किया गया और 1 साल पहले ये 62,499 करोड़ रुपए था। सर, बैंकों का ये रुख आखिर में क्या बताने की कोशिश कर रहा है? इसको कैसे समझे सर, इस खबर को? ये बेहद दिलचस्प आंकड़ा है। अब और इस आंकड़े में बहुत सारे अंदरूनी अंतर विरोध छिपे हुए हैं जो बैंकिंग उद्योग के बीच में दिखाई देते हैं। जैसा आपने इशारा किया विपुल की, बैंक अभी तक पिछले साल तक इस बात के लिए की शिकायत कर रहे थे कि डिपॉजिटर्स उनके पास नहीं आते, बल्कि वो म्यूचुअल फंड में निवेश करने चले जाते हैं और इसलिए उनका क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो दबाव में है। लेकिन 1 साल के भीतर पूरी परिस्थिति बदल गई। बैंकों के पास क्रेडिट ग्रोथ रेट गिरी है,
कर्ज लेने वाले लोग मौजूद नहीं हैं और अब बैंकों के पास जो डिपॉजिट्स मौजूद हैं उनके निवेश के लिए उन्हें नए विकल्पों की ज़रूरत पड़ रही है। देखिए वक्त कैसे बदलता है। 6 महीने पहले बैंक ब्याज दरें बढ़ाकर अपने पास डिपॉजिटर्स को बुला रहे थे, अब डिपॉजिटर्स आ गए क्योंकि ब्याज दरें बढ़ी थी। अब ब्याज दरों में तो कमी का दौर शुरू होगा। इस हफ्ते आरबीआई की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। उस स्थिति में बैंक अब अपने जो एक्सेस सरप्लस लिक्विडिटी है उसको पार्क करने के लिए म्यूचुअल फंड की तरफ जा रहे हैं। पिछले साल बैंकों का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट केवल 28% बढ़ा था, लेकिन इस साल जैसा आपको विपुल ने बताया कि इसमें 51% की बढ़ोतरी हुई। 62,000 करोड़ से बढ़ के ये 1.19 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है और इसमें ज़्यादातर निवेश शॉर्ट टर्म फंड्स में है, जो एक किस्म से उपलब्ध पैसे को जो बैंकों में रखा हुआ है उस पर बेहतर रिटर्न पाने की कोशिश है। और ये रुख तात्कालिक तौर पर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए तो अच्छा है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को निवेश के लिए नई पूंजी मिल रही है, लेकिन बैंक अगर इस निवेश की तरफ आगे बढ़ते हैं तो फिर धीमे धीमे भारतीय म्यूचुअल फंड उद्योग में और ग्राहकों को खासतौर से बैंक के ग्राहकों को अपनी डिपॉजिट रणनीतियों पर नए सिरे से विचार करना होगा। वैसे भी डिपॉजिटर्स के लिए अब चुनौती भरा दौर शुरू हो रहा है। ब्याज दरों में कटौती शुरू हो गई और एक और कटौती के बाद बैंक ब्याज दरों में और भी कमी करेंगे। लगभग सभी बैंकों ने, विपुल जी, भारत के सभी बैंकों ने अपने एफडी पर ब्याज दरें घटा दी हैं जी। इस बीच गोल्ड के महंगा होने का असर गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड पर पड़ा है। बीते 15 दिनों के दौरान गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड में 30% की गिरावट आई है और इस दौरान गोल्ड का भाव करीब 5% बढ़ा है। सामान्य तौर पर देश में ज्वेलरी के लिए रोजाना करीब 2.3 टन सोने की खपत होती है, लेकिन गोल्ड की कीमत बढ़ने की वजह से ये खपत भी घट करके 1.6 टन रह गई है। सर, भारत में गोल्ड की खपत को लेकर के ये जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है, इससे क्या इंडिकेशन मिल रहे हैं? पहली बार भारत के लोग सोने की इतनी महंगाई का सामना कर रहे हैं, देख रहे हैं इतना महंगा सोना है। दक्षिण भारत के आंकड़े बता रहे हैं कि वहाँ तो 20% और 25% से ज़्यादा डिमांड गोल्ड ज्वेलरी की टूटी है, जो कि भारत में ज्वेलरी का सबसे बड़ा बाजार है। अब इसे दो तरह से देखना ज़रूरी है, एक तो ज्वेलरी मार्केट और कंपनियों के नज़रिए से, और एक दूसरा भारत की अपने भीतरी परिवेश के तौर पर। भारत में शादी विवाहों के संबंधों का बुनियादी आधार गोल्ड है, सोना है। और सोने के साथ ही पूरे भारत में, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, मध्य भारत में सोने का प्रयोग या सोने को एसेट के तौर पर, उपहार के तौर पर परिवारों के बीच में आदान प्रदान का मुख्य माध्यम माना जाता है। सोने की इस महंगाई ने भारत के कई जगह परिवारों में विवाह की कोशिशों को बहुत महंगा किया है और आमतौर पर जो विवाह में सोना देने की परंपरा है उसकी लागत बढ़ने के कारण अब वो सोने की मांग घट रही है, ज्वेलरी की मांग घट रही है। और यही वो वजह है कि भारत में ज्वेलरी में गिरावट आ रही है, क्योंकि ज्वेलरी हमेशा इस्तेमाल के लिए विवाह संबंधों में भेंट के लिए या स्वयं के उपयोग के लिए खरीदी जाती है, जबकि इसके अलावा सोने की जो दूसरा फॉर्म है, चाहे वो कॉइन्स हों या वो बार्स हों या इसके अलावा डिजिटल गोल्ड हो, वो निवेश के नज़रिए से खरीदा जाता है। तो भारत में सोने की कंज्यूमर डिमांड बुरी तरह टूटती हुई दिखाई दे रही है उस महंगाई के कारण। इसमें चिंता की बात यह है कि सोना सस्ता होने की अभी फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोना मजबूती दिखा रहा है, तो ज्वेलरी की ये डिमांड आने वाले महीनों में और भी कम हो सकती है अगर सोने की कीमतों में कोई बड़ी कमी नहीं आई। सर, लेकिन अगर बात शेयरों की करें तो फिर उसका क्या इम्पैक्ट इन कंपनियों पर आता हुआ दिखाई देगा, और यहाँ से जो जेम्स एंड ज्वेलरी स्टॉक्स हैं उनके ऊपर क्या असर देख रहे हैं आप? दिलचस्प घटनाक्रम है। अगर आप ध्यान से देखें तो हमने मिश्रित रुख देखा। कल्याण ज्वेलर्स, सेंको, टाइटन जैसे स्टॉक्स में टाइटन ने ईयर टू डे बेसिस पे अगर साल भर में देखें तो करीब 7% की ग्रोथ दिखाई, जबकि सोने की कीमतें इस दौरान 26% बढ़ी थी। लेकिन कल्याण, सेंको और मोटिसन्स में हमें गिरावट दिखाई दी है ज्वेलरी स्टॉक्स में सोने की कीमतें बढ़ने के कारण। तो एक मिश्रित तरह का मिक्स रुख हमें दिखता है। लेकिन यह बात सही है कि जब ज्वेलरी की मांग पूरे देश में घट रही है तो देश के प्रमुख ज्वेलर्स के लिए, चाहे वो कल्याण ज्वेलर्स हो या सेंको, इनके लिए भी उस मांग में कमी का असर दिखाई देगा और उनकी बैलेंस शीट पर, उनके स्टॉक्स पर हमें उसका असर दिख रहा है। इन कंपनियों को भी इस सोने की महंगाई के बीच में अपने कारोबार को डाइवर्सिफाई करने के लिए, कुछ नए तरीके के निवेश ढूंढने के लिए आने वाले समय में मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि ज्वेलरी जो भारत का सबसे रोबस्ट बिजनेस था, जिसमें कंपनियों के मार्जिन्स भी बहुत अच्छे थे और भारत में मांग भी बहुत थी, वो सोने की महंगाई के कारण टूट रही है। और
ज्वेलरी की मांग घटने के बाद अब इन स्टॉक्स को लेकर निवेशकों का भी और ब्रोकरेज का भी नजरिया बदल रहा है। और यही वजह है कि जो है दबाव जो है अच्छा खासा देखने को मिला है। रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आकर्षक नहीं दिखाई दिए। इस पूरे जब भी हम बात करते हैं तो टाइटन को छोड़ के लोग अब थोड़ा सा अवॉइड ही करने की सलाह यहाँ पर जो एक्सपर्ट हैं वो देते रहते हैं। इस बीच विकसित देशों के संगठन OECD ने 2025 के लिए वैश्विक ग्रोथ के अनुमान में कटौती की है। OECD ने 2025 में ग्लोबल ग्रोथ 2.9% रहने का अनुमान लगाया है। मार्च में 3.1% और पिछले साल दिसंबर में 3.3% ग्रोथ का अनुमान था। OECD ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान भारत की ग्रोथ 6.3% रहने का अनुमान लगाया है। सर, भारत के ग्रोथ के आकलन में कमी जो है वो OECD ने की है, इसकी बड़ी वजह आप क्या मान रहे हैं? भारत में शुक्रवार को जब जीडीपी के आंकड़े आए थे पिछले हफ्ते, उसके बाद से लगातार भारत की आर्थिक विकास दर के आकलन में कमी के अगले साल के आकलन में कमी के संकेत मिल रहे हैं और आंकड़े आ रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि अगला साल इस साल से ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। इस साल 2025 में भारत की आर्थिक विकास दर कोविड के बाद के न्यूनतम स्तर पर थी 6.5%। अब OECD ने कहा है कि ये 6.3% होगी और अगले साल 2027 में भी 2025 वाली विकास दर हासिल नहीं हो पाएगी, यानी 6.4% की विकास दर रहेगी जो कि 2025 में 6.5% थी। कल नोमुरा ने कहा था कि इस साल भारत की विकास दर 2026 में 6.2% रहेगी। OECD का अनुमान उससे थोड़ा ज़्यादा है। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था में जो स्ट्रक्चरल स्लोडाउन बनता दिख रहा है, बहुआयामी तरीके हैं। मांग नहीं है बाजार में उपभोक्ता खपत टूटी है, निर्यात पर दबाव है, टैरिफ की अनिश्चितताएं हैं। इन सब चीज़ों की वजह से OECD और नोमुरा ने अपने ग्रोथ के आकलन में कमी की है। बावजूद इसके कि ये लोग मान रहे हैं कि मानसून सामान्य है, भारतीय कृषि की परिस्थिति अच्छी है, लेकिन फिर भी जो ब्रॉडर मार्केट में, बड़े मार्केट में मांग की कमी है, उपभोक्ता मांग में कमी है। 60% के आसपास भारत की जीडीपी में कंजम्पशन का हिस्सा है, वो भारतीय जीडीपी को या भारतीय आर्थिक विकास दर को दबाव में रखेगा और नीचे खींच कर रखेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर OECD के आकलन में बड़ी कमी दिखाई देती है। US की ग्रोथ में का जो आकलन आ रहा है वो 2.8% से घटाकर 1.6% किया गया है। यूरो एरिया की ग्रोथ रेट में मजबूती का संकेत दिया गया है, लेकिन चाइना की ग्रोथ रेट में 5% से 4.7% और जापान की ग्रोथ रेट में भी गिरावट का आकलन किया गया है। पूरी दुनिया की आर्थिक विकास दर इस साल कमज़ोर रह सकती है। इसकी बड़ी वजह दुनिया में चल रहा टैरिफ वार और डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के फैसले हैं। इस बीच बैड लोन को कम करने में सरकारी बैंक अब निजी बैंकों से आगे निकल गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक FY25 में सरकारी बैंकों का बैड लोन 16% घट करके 2.84 लाख करोड़ रुपए पर आ गया है। FY24 में ये आंकड़ा 3.4 लाख करोड़ रुपए था। दूसरी तरफ FY25 में प्राइवेट बैंकों का बैड लोन 2.9% बढ़ करके 1.29 लाख करोड़ रुपए हो गया है। सर, सरकारी बैंकों का बैड लोन इतनी तेजी से घटने की वजह क्या मान रहे हैं आप? सरकारी बैंकों की बैलेंस शीट बेहतर है और सरकारी बैंकों ने अपने लोन्स को बड़े पैमाने पर राइट ऑफ भी किया है, प्रोविजनिंग भी की है और सरकारी बैंकों के लोन में रिटेल क्रेडिट का दबाव नहीं दिखता। निजी क्षेत्र में जो NPA बढ़े हैं उसमें स्पष्ट रूप से अगर हम आंकड़े सामने देखें तो ऐसा लग रहा है कि जो रिटेल क्रेडिट का फेल्योर है, माइक्रो क्रेडिट का फेल्योर है, माइक्रो फाइनेंस का फेल्योर है, क्रेडिट कार्ड लोन्स और पर्सनल लोन्स में जो डिले हो रहा है, वसूली में डिले हो रहा है, उसका असर में प्राइवेट बैंक की बैलेंस शीट्स पर दिखाई दे रहा है। और ये पहली बार ऐसा है जब हम दो डाइवर्जेंट ट्रेंड देख रहे हैं कि बैंकिंग उद्योग में एक हिस्सा NPA घटा रहा है और दूसरे हिस्से में के NPA में कमी आ रही है। इसकी बड़ी वजह यह है कि पिछले 3-4 सालों में जो रिटेल लोन है, चाहे वो कार खरीदने के लिए हो या मोबाइल खरीदने के लिए हो, पर्सनल ज़रूरतों के लिए हो, उसमें प्राइवेट बैंक अब सब आगे रहे हैं। और जैसे जैसे भारत में इनकम टूट रही है, लोगों की आय कम हो रही है, वैसे वैसे NPAs बढ़ते जा रहे हैं। वो आंकड़ा हमें बैंकों के इस NPA के आंकड़े में दिखता है। इस बीच चीन की तरफ से रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर लगाई गई पाबंदियों का असर दुनिया भर की सप्लाई चेन पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। इन पाबंदियों को लेकर के भारत के ऑटो उद्योग ने पहले ही आपत्ति दर्ज करा दी है। चीन के रेयर अर्थ मिनरल्स का इस्तेमाल दुनिया भर में EV, रिन्यूएबल एनर्जी, रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है और चीन ने इनके निर्यात के लिए लाइसेंस की शर्त लगा दी है। दुनिया भर के करीब 60% रेयर अर्थ मिनरल्स पर चीन का कंट्रोल है और इनकी लगभग 90% रिफाइनिंग चीन में ही होती है।
सर, रेयर अर्थ को लेकर के आखिर में इतना पैनिक क्यों देखने को मिल रहा है, और आपूर्ति के अंदर गिरावट से कहाँ कितना असर पड़ता हुआ दिखाई देगा? विपुल जी, पैनिक नहीं, आज पिछले 24 घंटे में अगर दुनिया के किसी भी देश में सबसे बड़ी चिंता है तो वो रेयर अर्थ को लेकर है। दुनिया के देशों ने, यूरोप में, अमेरिका ने भी कुछ हद तक, भारत ने अपने सारे डिप्लोमेटिक मिशंस को सारे लोगों को एक्टिव कर दिया है किसी तरह से कि वो चीन को इस बात के लिए समझाने की कोशिश करें कि वो रेयर अर्थ के निर्यात पर जो उसने रोक लगाई है, जो सख्ती की है, उसे सीमित करे और जो लाइसेंस की प्रक्रिया उसने तय की है उस लाइसेंस की प्रक्रिया में बदलाव करे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, और इसमें पिछले 24 घंटे में कई बड़े घटनाक्रम हुए हैं। अमेरिका ने अपने यहाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने एक विशेष आदेश जारी करने की तैयारी की है जो डिफेंस के अधिकारों के तहत आएगा। रेयर अर्थ की डिमांड को देखते हुए रेयर अर्थ की खोज और आयात बढ़ाने के लिए सिक्योरिटी जैसी राइट्स लेने की, सिक्योरिटी जैसे अधिकार लेने की बात कही है। दुनिया के अलग अलग देश अपने अपने यहाँ से रेयर अर्थ की रणनीतियाँ बना रहे हैं। क्यों इतनी बेचैनी है, हम डेटा पॉइंट में देखते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि जो रेयर अर्थ है इससे भारत में टाटा समूह और बजाज जैसी कंपनियों से लेकर फॉक्सवैगन और यूरोप की कंपनियां तक इतनी क्यों बेचैन है। चीन की निर्यात पाबंदियों से पूरी दुनिया पर असर पड़ रहा है। तो दुनिया में ईवी, रिन्यूएबल एनर्जी, रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन पर बड़ी मार है। हर ईवी मोटर में करीब 550 ग्राम रेयर अर्थ मैग्नेट चाहिए। मिसाइलों में डिस्प्रोसियम और टर्बियम जरूरी है। चीन में निर्यात लाइसेंस में इस समय 45 दिन से ज़्यादा का समय लग रहा है। शिपमेंट रुके हैं। भारतीय कंपनियों के शिपमेंट भी चीन में फंसे हुए हैं। यूरोप और भारत की ऑटो कंपनियों ने यह चेतावनी दी है कि अगर रेयर अर्थ की आपूर्ति नहीं बढ़ी तो 2025 की जुलाई तक, यानी साल अगले महीने तक, पूरी दुनिया में की ऑटो कंपनियों में अधिकांश उत्पादन ठप हो सकता है। और यही वजह है कि आज पिछले 24 घंटे से डिप्लोमेटिक स्तर पर चीन को समझाने की तमाम कोशिशें चल रही हैं। इधर कीमतें देख लीजिए। डिस्प्रोसियम और नियोडीनियम मैग्नेट्स करीब 30% और 50% महंगे हो गए हैं। गैलियम और जर्मेनियम 45% और 72% पहले ही भी महंगे हो चुके हैं। ये वो 4 प्रमुख मिनरल्स हैं जिनकी पूरी दुनिया में मांग है और ऑटो कंपनियों के पास अब स्टॉक नहीं बचे। चीन ने फैसला किया था अमेरिका के 54% टैरिफ के जवाब में, और ये माना जा रहा है कि चीन अगर सख्ती पर अड़ा रहा तो वो आगे बढ़कर ग्रेफाइट पर भी प्रतिबंध लगा सकता है, जिसका असर हमें ऑटोमोबाइल उद्योग में बैटरियों पर पड़ेगा। अब अलग अलग देशों में, चीन में अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अमेरिका का जो सुरक्षा प्रक्रिया है, सुरक्षा और मिसाइल उद्योग है, उसके पास पर्याप्त रेयर अर्थ उपलब्ध नहीं है। टेस्ला की और जनरल मोटर्स की योजनाएं रुक गई हैं। ऑस्ट्रेलिया, जैसे हमने आपको बताया था कि अमेरिका में एक नए कानून की तैयारी चल रही है, नई खदानें खोजने की कोशिश की जा रही है। कनाडा के साथ साझेदारी की जा रही है और इसके साथ $439 मिलियन का रिसाइकलिंग फंड बनाया गया है। डिफेंस एक्ट के तहत रेयर अर्थ को बढ़ावा देने के लिए ट्रंप कुछ विशेष अधिकार लेने की तैयारी कर रहे हैं। यूरोप में फॉक्सवैगन की 70% ईवी बिक्री खतरे में पड़ गई है। यूरोप भी इस कोशिश में है कि किसी तरह से रेयर अर्थ के नए स्रोतों की तलाश की जाए। जापान में टोयोटा और फैनुक जो हाइब्रिड कार है, इसके लिए जो रेयर अर्थ की ज़रूरत है, इसके उत्पादन पर गिरावट है। ऑस्ट्रेलिया के साथ जापान ने कुछ आपूर्ति के नए रास्ते खोजने की कोशिश की है। भारत में टाटा और महिंद्रा सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं और इसका असर में बाजार में इनके स्टॉक्स पर भी दिखेगा। टाटा और महिंद्रा के पास के ईवी प्लांट रुक गए हैं। भारत में ब्रह्मोस मिसाइल के लिए चीनी टर्बियम पर निर्भरता है और अब ब्रह्मोस के नए ऑर्डर आने की संभावना है। टर्बियम उपलब्ध नहीं होगा। भारत वियतनाम और ब्राज़ील के साथ व्यवस्था कर रहा है। सबको ये पता है कि चीन का इन रेयर अर्थ मैग्नेट के उत्पादन पर करीब 90% नियंत्रण है। अब सर, समस्या यहाँ पर यह है कि इतना बड़ा संकट है, इसके बारे में काफ़ी डिटेल में आपने एक्सप्लेन किया, लेकिन अब यहाँ पर समाधान क्या हो सकता है और इसकी कोई प्रयास, इसकी कोई कोशिशें की जा रही हैं? वॉक्सवैगन और टेस्ला ने क्या किया है विपुल जी कि पैरेलली, सरकारों के पैरेलल कुछ कूटनीतिक बातचीत करके अपने लिए निर्यात लाइसेंस हासिल कर लिए हैं, जबकि भारत की टीमें जो शिपमेंट फंसे हुए हैं उनको छुड़ाने के लिए चीन से बात कर रही हैं। कूटनीतिक रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं जिन देशों के, उन्हें चीन से इन शिपमेंट्स को लाने में मुश्किल हो रही है। वॉक्सवैगन और टेस्ला ने अपनी व्यवस्था कर ली है। जापान को चूंकि पता था तो जापान के पास 60 दिन का रणनीतिक भंडार है, इसलिए जापान ऑस्ट्रेलिया से नई आपूर्ति की कोशिश कर रहा है। भारत के पास अभी कोई बड़े ऐसे विकल्प उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा अमेरिका सबसे ज़्यादा दबाव में है। अमेरिका ने रिसाइकलिंग की कोशिश की है, लेकिन
रिसाइकलिंग से 10 से 20% ही सप्लाई बढ़ाई जा सकती है। कुछ कोशिश हो रही है डिस्प्रोसियम मुक्त मैग्नेट बनाने की, लेकिन सफलता सीमित है। कुछ कंपनियां अब इस कोशिश में हैं कि वे अपने मैग्नेट के उत्पादन के पूरे प्लांट ही चीन में लगा दें जहां से कच्चा माल आ रहा है। तो फिलहाल अभी तुरंत कोई ऐसा तत्काल उपाय ऑटो उद्योग के पास नहीं है, क्योंकि नई खदानें 2035 तक आना शुरू होंगी। जो नए प्रयोग हो रहे हैं सिलिकॉन कार्बाइड जैसे में रेयर अर्थ पर निर्भरता घटाने के लिए, वो उसमें भी अभी लंबा समय लगेगा। रेयर अर्थ का भंडार बनाने में भी लंबा समय लगेगा। तात्कालिक तौर पर तो यही स्थिति है, यही कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से चीन को निर्यात की प्रक्रिया में जो सख्ती है उसे रोकने की कोशिश की जाए। और इस दृष्टि से अगले हफ्ते महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की एक बैठक प्रस्तावित है, जैसा संकेत अमेरिका में व्हाइट हाउस से दिया जा रहा है। अगर वो बैठक होती है तो उसमें सबसे पहला मुद्दा रेयर अर्थ ही होगा, और अगर कोई बातचीत और सहमति बनती दिखाई देती है तो रेयर अर्थ की आपूर्ति सामान्य हो सकती है, नहीं तो ऑटो कंपनियों के लिए अगला एक महीना बेहद मुश्किल भरा साबित होगा। तो एक और चुनौतियों का सामना जो है यहाँ पर ऑटो उद्योग को करना पड़ सकता है। लेकिन इस बीच स्टील और एल्युमिनियम पर अमेरिका के नए टैरिफ को लेकर के WTO में भारत और अमेरिका के बीच ठन गई है। भारत ने WTO ने हमें इन टैरिफ को गैर कानूनी बताया, और भारत ने कहा कि अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए ये टैरिफ लागू किए हैं, जो कि नियमों के खिलाफ है। अमेरिका ने भी भारत की आपत्ति को गलत बताया। यूएस ने स्टील और एल्युमिनियम पर टैरिफ को 25% से बढ़ा करके 50% कर दिया है। भारत ने यूएस के इन टैरिफ पर यह आपत्ति ऐसे समय पर उठाई है जब भारत अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर बातचीत कर रहा है। सर, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक विवाद चल रहा है, दूसरी तरफ भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है। इस पूरे मामले पर क्या अपडेट देख रहे हैं, और ये दोनों चीज़ें क्या साथ चल सकती हैं? भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्ते अब थोड़े तनाव की तरफ बढ़ रहे हैं। व्यापारिक बातचीत चल रही है, लेकिन बातचीत की खबरें हमारे पास बराबर आती रही, हम आपको बताते रहे, उसमें कोई बड़ा ब्रेक थ्रू जैसा नहीं दिख रहा है। दोनों पक्ष संकेत दे देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का तो कहना है कि भारत तैयार हो गया था ड्यूटी कम करने के लिए, भारत की तरफ से कहा गया है कि नहीं, इस पर बातचीत चलेगी। लेकिन इधर समानांतर रूप से भारत ने 2018 वाली मुद्रा अपनाना शुरू किया। 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर ड्यूटीज लगाई थी, टैरिफ लगाए थे, तो भारत ने WTO में उनको चुनौती दी थी, सख्ती की थी। दो मामले ताजे सामने आए हैं जिनके कारण भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों में अब तनाव बढ़ता दिख रहा है, और इसका असर हमें व्यापार वार्ताओं पर भी दिखेगा। पहला तो ये कि अमेरिका ने जो राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर एल्युमिनियम और स्टील पर जो टैरिफ लगाया था, उसका बड़ा असर भारत के ऊपर पड़ने वाला है, क्योंकि भारत का करीब 4.56 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट जो अमेरिका को होता है वो खतरे में है, वो दबाव में है। दूसरी चीज है कि इसके साथ अमेरिका ने 3 मई से भारत से आने वाले कुछ ऑटो पार्ट्स पर भी 25% टैरिफ लगाया है, जो अभी जो निश्चित काल के लिए। इससे भी भारत का करीब आप अगर मान के चलें तो जो मैं आंकड़ा देख रहा हूं, 2.2 अरब डॉलर के ऑटो पार्ट के निर्यात पर भी असर पड़ेगा। इसके बाद भारत ने WTO में शिकायत की थी 9 मई को, और एक कहा था कि अमेरिका जिन सुरक्षा उपायों की दुहाई देकर या जिनकी वजह से ये टैरिफ लगा रहा है, ये सुरक्षा से इनका कोई लेना देना नहीं है, ये एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, भारतीय निर्यात को रोकने की कोशिश है। भारत ने धमकी भी दी थी कि वो अमेरिका के बादाम और अखरोट पर कुछ ऊंची टैरिफ लगाएगा। अमेरिका ने WTO को बड़ा दो टूक जवाब दिया, और अमेरिका ने कहा है कि नहीं, ये शिकायत गलत है, टैरिफ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रीय सुरक्षा के कानूनों का इस्तेमाल करके टैरिफ लगा रहे हैं। अमेरिका ने भारत पर कई तरीके की गलतियों का आरोप लगाया था और किसी सुलह समझौते से इनकार किया था, और चूंकि WTO में जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है वो ठप पड़ा है, बंद पड़ा है, तो दोनों देशों के बीच कोई सहमति बनती नहीं दिख रही है। ये जो टकराव है, ये टकराव सीधे सीधे अब भारत और अमेरिका को आमने सामने खड़ा कर रहा है, जबकि व्यापार समझौते पर या व्यापार संधि पर बातचीत समानांतर रूप से चल रही है। लेकिन अब सर, भारत की तरफ से, अमेरिका की तरफ से तो भारत की आपत्ति को नकार दिया गया। ऐसी सिचुएशन में अब भारत की तरफ से क्या एक्शन लिया जा सकता है, क्या कोई कार्रवाई की जा सकती है?
भारत ने यह रणनीति इसलिए अपनाई विपुल जी क्योंकि अमेरिका में खुद डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ अदालती मामले में फंस गए हैं। वहां की अपनी अदालतें ही मान रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके के कोई टैरिफ सुरक्षा के कानून के तहत नहीं लगा सकते, इमरजेंसी पावर्स में नहीं लगा सकते। डोनाल्ड ट्रंप ने उस मामले पर ट्रेड कोर्ट के फैसले के खिलाफ फेडरल अपील कोर्ट से एक स्टे भी हासिल कर लिया है, लेकिन इस सप्ताह उस पर भी सुनवाई होनी है। तो दुनिया के देश, उसमें खासतौर पर भारत, ये समझ रहे हैं कि इन टैरिफ की जो बुनियादी व्यवस्था है, जो बुनियादी आधार है, वो कमजोर है और संवैधानिक नहीं है अमेरिका के संवैधानिक नियमों के आधार पर। तो भारत अपनी रणनीति में बदलाव कर रहा है। यह माना जा रहा है कि यह मामला अगर नहीं सुलझा तो WTO से तो अब सुलझने की उम्मीद नहीं है, तो भारत कुछ उत्पादों पर जवाबी टैरिफ की घोषणा कर सकता है। अगले कुछ दिन इस दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जहां पहली बार टैरिफ के मामले में डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देने की कोशिश हो सकती है। भारत की तरफ से उसकी तैयारी की जा सकती है, क्योंकि व्यापार वार्ताएं, जैसा हम शुरुआत में लगातार बोनस पॉइंट के दर्शकों को बता भी रहे हैं कि व्यापार वार्ताएं अब सुस्त और धीमी पड़ रही हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ खुद ही अदालतों में फंस गए हैं। और हालांकि आज भी, कल भी बयान आया अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी का कि टैरिफ कायम है और बने रहेंगे, लेकिन आज शाम तक की, अभी तक जो 4 जून की डेडलाइन थी, उस पर किसी देश ने अमेरिका के साथ संधि को आगे बढ़ाने के लिए जो बेस्ट ऑफर था वो सामने नहीं रखा है। डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है रात तक इस पर अपनी कुछ प्रतिक्रिया दें, जो कल हमें पता चलेगी। लेकिन भारत को ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की शर्त पर अगर डोनाल्ड ट्रंप खुद अपने देश में घिर गए हैं तो फिर इसको कॉन्टेस्ट किया जाना चाहिए। तो दिलचस्प होगा देखना, इस डोनाल्ड ट्रंप के इस कार्यकाल में भारत ने उनकी बहुत सारी बातें सुनी हैं, बहुत सारी टिप्पणियों को देखा है। टैरिफ की चर्चाओं से लेकर भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के दौर में भी डोनाल्ड ट्रंप की जो भूमिका है, उनकी टिप्पणियां रही हैं, उस पर हमने भारतीय पक्ष को बेहद असहज देखा है। पर अब ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि शायद भारत कहीं ना कहीं एक छोटा सा जवाब डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ के मामले में अगले कुछ दिनों में दे सकता है। जैसे ही खबर आएगी हम विस्तार से लेकर आपके पास आएंगे। बिल्कुल, जैसे खबर आएगी इसके बारे में और उसके अलावा जो बाकी खबरें आपको बताई हैं उस पर भी कोई अपडेट होगा तो आपके सामने जो है हम लेकर के आएंगे। अंशुमान सर, आज की इस चर्चा में आप जुड़े, तमाम जो महत्वपूर्ण खबरें थीं, काफ़ी सारी खबरों का फ्लो आज रहा, उनका विश्लेषण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज की इस चर्चा में जुड़ करके तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए। तो अब कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त हो गया है। आप लोगों को कार्यक्रम कैसा लगा जाकर के कमेंट बॉक्स में अवश्य अपनी टिप्पणी आपको दीजिए, और अगर आपके पास कोई सुझाव है, बेहतर है, हमें बताइए, हम कोशिश करेंगे आपका सुझाव पसंद आएगा तो उसे अवश्य अमल पे लेकर के आएंगे। तो फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लगातार बोनस के साथ बने रहिए। नमस्कार।